हेलो। देखिए, सीपीसी लिखवाया जा रहा था, उसको आगे बढ़ाई, उसको आगे लिखवाया जाए। आपका सीपीसी में देखिए, कॉपी निकाल लीजिए जो शनिवार को लिखवाया जा रहा था। देखिए, धारा 15 तक लिखवाया गया था, सेक्शन 15 तक लिखवाया गया था भाई। उसके आगे लिखिए तेजी से, तब आगे कर दिया जाए। 15 पूरा हो गया था ना, देखिए तो धारा 15। हाँ, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। धारा 16, 17 तथा 18, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सेक्शन 16, 17 एंड 18, धारा 16, 17 तथा 18 अचल संपत्ति से संबंधित वाद, अचल संपत्ति से संबंधित वाद दायर किए जाने का, दायर किए जाने का प्रावधान करती हैं, दायर किए जाने का प्रावधान करती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 16 के तहत, धारा 16 के तहत जहां अचल संपत्ति स्थित है, जहां अचल संपत्ति स्थित है, उस स्थान के न्यायालय में, उस स्थान के, उस स्थान के न्यायालय में उसके लिए वाद लाया जा सकेगा, उस स्थान के न्यायालय में उसके लिए वाद लाया जा सकेगा। लेकिन लेकिन धारा 16 का खंड एफ, एफ लिखिएगा, पोस्ट में एफ लिखना है। धारा 16 का खंड एफ चल संपत्ति, चल संपत्ति से संबंधित है। अपवाद है, कहीं पूछा सकता है। चल संपत्ति से संबंधित है, जहां की, जहां की जिस चल संपत्ति की कुर्की हो गई है, जिस चल संपत्ति की कुर्की हो गई है, उसकी वापसी के लिए, माने रिकवर के लिए, पुनः प्राप्ति, उसकी वापसी के लिए वाद दायर करने का स्थान बताया गया है। उसकी वापसी के लिए वाद दायर करने का स्थान बताया गया है। अगला लिखिए, धारा 17, धारा 17, हेडिंग डालिए। विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर, धारा 17 में हेडिंग डालिए, विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर
स्थित अचल संपत्ति के लिए वाद। स्थित अचल संपत्ति के लिए वाद। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसी दशा में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ऐसी दशा में किसी भी एक न्यायालय में, ऐसी दशा में किसी भी एक न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। ऐसी दशा में किसी भी एक न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। इसी लाइन में लिखिएगा खड़ी पैर देकर। यह धारा आज्ञापक न होकर निर्देशात्मक है। यह धारा मैंडेटरी नहीं है, यानी कि यह धारा आज्ञापक न होकर निर्देशात्मक है। इस धारा का भी उद्देश्य यह है कि इस धारा का उद्देश्य यह है कि वादों की बाहुल्यता को रोका जाए। वादों की बाहुल्यता को रोका जाए, माने बहुत ज्यादा मुकदमों की भरमार न हो। अगला लिखिए सेक्शन 18। पिछली बार आपका जे में आ चुका है 18 भी। सेक्शन 18 लिखिए भाई। जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं, हेडिंग डालिए पहले। जहां न्यायालयों की अधिकारिता की, जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं, माने लोकल लिमिटेशन, स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, अनिश्चित है, वहां वाद के दायर किए जाने का स्थान, वहां वाद के दायर किए जाने का स्थान लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। ऐसी दशा में, पैराग्राफ चेंज करके, ऐसी दशा में कोई न्यायालय, कोई न्यायालय अपना समाधान हो जाने पर, अपना समाधान हो जाने पर उस वाद को ग्रहण कर सकेगा। अपना समाधान हो जाने पर उस वाद को ग्रहण कर सकेगा तथा उसके द्वारा दिया गया निर्णय, तथा उसके द्वारा दिया गया निर्णय वैध होगा, तथा उसके द्वारा दिया गया निर्णय वैध होगा, भले ही बाद में यह पता चलता है कि, भले ही बाद में यह पता चलता है कि उस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता नहीं थी। भले ही बाद में
यह पता चलता है कि उस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता नहीं थी। पैराग्राफ चेंज करके इसी में कोरिलेट करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सीआरपीसी की धारा लिखिए भाई। सीआरपीसी की धारा 145 145 जल तथा भूमि की सीमा से संबंधित विवाद, ये झारखंड में पूछा गया था इसी बार भाई। जल तथा भूमि की सीमा से संबंधित विवाद, बाउंड्री, सीमा से संबंधित विवाद के निपटारे का प्रावधान करती है। सीमा से संबंधित विवाद के निपटारे का प्रावधान करती है। अगला लिखिए सेक्शन 19, हेडिंग डालिए। 19 से भी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। शरीर या चल संपत्ति के प्रति, शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए वाद, दोष के लिए प्रतिकर के लिए वाद, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जहां शरीर या चल संपत्ति के प्रति, जहां शरीर या चल संपत्ति के प्रति अपकृत किया गया है। अपकृत मतलब टाट, यानी कि दोष या दुष्कृत, उसी को कहते हैं दोष। जहां शरीर या चल संपत्ति के प्रति अपकृत किया गया है, वहां वादी निम्नलिखित न्यायालयों में से किसी में भी, वहां वादी निम्नलिखित न्यायालयों में से किसी में भी वाद ला सकता है। निम्नलिखित न्यायालयों में से किसी में भी वाद ला सकता है। लिस्ट बना लीजिए। फर्स्ट लिखिए जहां दोष किया गया है, मैंने उस न्यायालय में। पहला हो गया जहां दोष किया गया है, इसका मतलब कि जहां शरीर या चल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जैसे इलाहाबाद में पहुंचाया गया तो इलाहाबाद के कोर्ट में। सेकंड लिखिए जहां प्रतिवादी निवास करता हो, जहां प्रतिवादी निवास करता हो। थर्ड में लिखिए जहां प्रतिवादी कारोबार करता हो, जहां प्रतिवादी
कारोबार करता हो। और चौथा पॉइंट है जहां प्रतिवादी अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता हो। चौथा पॉइंट है जहां प्रतिवादी बेनिफिट या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता हो। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है और उदाहरण बताया भी गया था। एजेस में जो बना था वो अलग से एरो बनाकर लिखिए भाई। इस धारा के तहत वाद वहां दायर नहीं किया जा सकता। ये एचजेएस में बना था, कहाँ दायर नहीं होगा, लिखिए। इस धारा के तहत वाद वहां दायर नहीं किया जा सकता जहां वादी निवास करता है। जहां वादी निवास करता है या कारोबार करता है, तीनों लिख लीजिएगा। या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। यहाँ मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। और दोनों दृष्टांत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 19 का लगातार प्री और मेंस में पूछा जाता है। इसके बाद लिखिए धारा 20। धारा 20 भी आपका पूछा जा चुका है भाई। लिखिए अन्य वाद वहां दायर किए जा सकेंगे। हेडिंग पहले डालिए। अन्य वाद वहां दायर किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं। अन्य वाद वहां दायर किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है, यानी कि काज ऑफ एक्शन, या वाद हेतु पैदा होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह धारा वाद दायर करने के स्थान के बारे में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यह धारा वाद दायर करने के स्थान के बारे में अवशिष्ट या अवशेषी अवशिष्ट या अवशेषी, इंग्लिश में रिजुडियरी कहते हैं। अवशिष्ट या अवशेषी इंग्लिश में कहा जाता है रिजुडियरी, प्रावधान करती है। रिजुडियरी प्रावधान करती है अर्थात यह धारा तब लागू होगी जब कोई वाद यह धारा तब लागू होगी जब कोई वाद धारा 16, 17, 18 तथा 19 के अंतर्गत धारा 16, 17, 18 तथा 19 के अंतर्गत नहीं आता। धारा 16, 17, 18 तथा 19 के अंतर्गत नहीं आता। थोड़ा कोरिलेट करके लिखे तब और लिखवा जाए। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखे भाई। साक्ष्य अधिनियम में एरो बनाकर लिखिएगा अलग अलग।
साक्ष्य अधिनियम में तथ्यों की सुसंगतता के बारे में। साक्ष्य अधिनियम में तथ्यों की सुसंगतता के बारे में अवशेषी प्रावधान धारा 11 में किया गया है। यानी कि कहीं सुसंगत नहीं है तो कहाँ सुसंगत बनाने का प्रयास करेंगे? 11 में। अगला लिखिए, हो गया ना, 11 में किया गया। अगला लिखिए, आपराधिक प्रयत्न के बारे में। क्रिमिनल अटेम्प्ट, आपराधिक प्रयत्न के बारे में, यानी कि क्रिमिनल अटेम्प्ट, आपराधिक प्रयत्न के बारे में अवशेषी प्रावधान आईपीसी की धारा 511 में किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 511 में किया गया है। अगला लिखिए, पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप, हिंदी में कहते हैं लोक उपताप। पब्लिक न्यूसेंस अर्थात लोक उपताप के लिए अवशिष्ट प्रावधान, लोक उपताप के लिए अवशिष्ट प्रावधान आईपीसी की धारा 290 में किया गया है। 290 290 में किया गया है। अगला लिखिए, उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में। उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में अवशेषी प्रावधान आर्टिकल 136 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में अवशेषी प्रावधान आर्टिकल 136 में किया गया। 136 ये भी अवशेषी है। एक और कोरिलेट करना है, लिखिए, जो झारखंड में पूछा गया था। विधि बनाने के बारे में, विधि बनाने के बारे में अवशेषी प्रावधान अनुच्छेद 248 में किया गया है। विधि बनाने के बारे में अवशेषी माने अवशिष्ट भी कहा जाता है, अवशेषी प्रावधान अनुच्छेद 248 में किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां, इसी में एक लाइन और लिखना है, तथा अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई हैं, पार्लियामेंट। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सीपीसी की धारा 20 के अनुसार, जब 20 पर आ जाइए, सीपीसी की धारा 20 के अनुसार अन्य वाद वहां दायर किया जाएगा
अन्य वाद वहां दायर किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल ए लिखिए। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल ए में लिखिए। प्रतिवादी प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं। प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहां प्रतिवादियों में से हर एक, माने प्रत्येक भी कह सकते हैं, वहां प्रतिवादियों में से हर एक ना है तो लिख लीजिए कोष्ठ में सभी। हर एक मतलब हुआ सभी। यहाँ भाई ना है तो उसको लिख लीजिए सभी प्रतिवादी। हर एक वाद के प्रारंभ के समय, यानी कि जब मुकदमा दायर किया जा रहा है, वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है। वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है। या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। पैराग्राफ चेंज करके खंड बी लिखिए। ये तो ये हुआ खंड बी। जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं तथा वे भिन्न भिन्न न्यायालय की अधिकारिता में हों, तथा वे भिन्न भिन्न न्यायालय की अधिकारिता में हों, तब ऐसी दशा में सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध एक ही न्यायालय में मुकदमा सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध एक ही न्यायालय में मुकदमा तब किया जा सकता है जब फर्स्ट लिखिए। दो कंडीशन है, फर्स्ट में लिखिएगा इसके लिए न्यायालय से इजाजत ले ली गई हो। फर्स्ट में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, जब इसके लिए न्यायालय से इजाजत ले ली गई हो। सेकंड में लिखिए जो प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता से, सेकंड में लिखिएगा जो प्रतिवादी
उस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर हों, वे सहमत हो गए हों। जो प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर हों, वे सहमत हो गए हो, रजामंद हो गए हो। पैराग्राफ चेंज करके सी में लिखिए भाई, आपका सी। जहां वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है, सी में लिखिए। जहां काज ऑफ एक्शन यानी कि वाद हेतुक, जहां वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है, अगला लिखिए आपका सेक्शन 21। अधिकारिता पर आक्षेप या आपत्ति यानी कि जुडिक्शन पर ऑब्जेक्शन। हेडिंग डालिए धारा 21 में, ये भी आपका प्री में पूछा जाता है ज्यादा। अधिकारिता पर आपत्ति या आक्षेप, एक बार बिहार में भाई आपका मेंस में टिप्पणी बना है इस पर। अधिकारिता पर आपत्ति वैसे प्री में ही पूछा जाता है, लेकिन एक बार बिहार जे में इसमें टिप्पणी टाइप का बना है। तो आपका वही 3 खंड लिखना है। एक धन संबंधी अधिकारिता, दूसरा स्थानीय और तीसरा निष्पादन। कब तक आपत्ति की जा सकती है वही लिखना रहता है। तो धन संबंधी और स्थानीय एक साथ हम लिखवा दे रहे हैं, निष्पादन अलग। लेकिन मेंस में लिखिएगा तो तीनों को क्या करिएगा, अलग अलग। मैंने शॉर्टकट में प्री के लिए हम लिखवा रहे। लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके। वाद दायर करने के स्थान, वाद दायर करने के स्थान तथा धन संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति, दोनों को एक साथ लिखवा रहे हैं, खंड ए और बी। वाद दायर करने के स्थान तथा धन संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर, सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर यानी कि जैसे ही पहली बार मौका मिले, सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर या जहां विवादकों का निर्माण होता है, या जहां विवादकों का निर्माण होता है, वहां उसके निर्माण के समय या उसके पूर्व, वहां उसके निर्माण के समय या उसके पूर्व की जा सकती है, उसके निर्माण के समय या उसके पूर्व की जा सकती है। ये क्लास ए और बी यानी कि आपका 1 और 2 का नियम 1 में ही समाहित करते हुए लिखवाया गया। अगला लिखे भाई पैराग्राफ चेंज करके, निष्पादन संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति एग्जीक्यूशन कहा जाता है, प्रवर्तन। लिखिए निष्पादन संबंधी
अधिकारिता पर आपत्ति सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर किया जाना चाहिए। निष्पादन संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर किया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके कुछ कोरिलेट करके लिखिए। लिखिए धारा 21 के तहत विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ चुका है। धारा 21 के तहत विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इस पर आपत्ति कभी भी की जा सकती है। अतः इस पर आपत्ति कभी भी की जा सकती है। तथा विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता के अभाव में दिया गया निर्णय सदैव नल एंड वाइड होता है, यानी कि अकृत तथा शून्य होता है। सदैव अकृत तथा शून्य होता है। इसको शब्द यूज किया जाता है नल एंड वाइड। शून्य भी कह सकते हैं, कोई मतलब उसका नहीं है। लिख लिया अकृत और शून्य होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के तहत किसी निर्णय पर 3 आधारों पर आपत्ति की जा सकती है। किसी निर्णय पर 3 आधारों पर आपत्ति की जा सकती है। कई बार मैं बता चुका हूँ। पहला आपका क्षमता, दूसरा कपट और तीसरा कौन बताया था? दूषण, यानी कि साजिश या सांठगांठ। कई बार बताया गया भाई, ये लिखवा नहीं जाएगा, लिखवा गया पीछे। एक और लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। किसी विदेशी निर्णय पर आपत्ति, जब आपत्ति चल रहा है तो हर एक जगह से कोरिलेट कर लिया जाए। लिखिए किसी विदेशी निर्णय पर आपत्ति धारा 13 के तहत सीपीसी की धारा लिखिएगा भाई। सीपीसी की धारा 13 के तहत 6 आधारों में से किसी आधार पर की जा सकती हैं। 6 आधार हैं। 6 आधारों में से
किसी आधार पर की जा सकती है। 6 आधार आपको बताया जा चुका है। अगला लिखिए आपका धारा, लिखिए सेक्शन 21A, कैपिटल ए लिखिएगा। धारा 21 क या 21A लिखिए। हेडिंग डालिए, केवल हेडिंग ही डालना है। वाद लाने के स्थान के बारे में वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर, आक्षेप माने ऑब्जेक्शन, आपत्ति, वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए, डिक्री को अपास्त करने के लिए, अपास्त माने उलटना, सेट एसाइड, डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन, वर्जन मतलब बार, बार मतलब रोक दिया गया है, नया आप वाद दायर नहीं कर सकते। बस एक लाइन इसमें लिखना रहता है, ज्यादा नहीं। इसके बाद अगला लिखिए सेक्शन 22। लिखिए, हेडिंग डालिए भाई। जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में, सेक्शन 22 का हेडिंग डालिए। जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में दायर किए जा सकते हैं, जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में दायर किए जा सकते हैं, उनको अंतरित करने की शक्ति, उनको अंतरित करने की शक्ति धारा 23 लिखिए, 22 में नहीं लिखना, ज्यादा लिखिए। सेक्शन 23 लिखिए, हेडिंग डालिए, किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। हेडिंग डालिए, किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सेक्शन 23 22 की सप्लीमेंट्री सेक्शन है, यानी कि धारा 23 धारा 22 की पूरक धारा है। धारा 23 धारा 22 की पूरक धारा है। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए। धारा 22 के तहत मुकदमा अंतरण करने के लिए, धारा 22 के तहत मुकदमा अंतरण करने के लिए आवेदन किस न्यायालय में दिया जाएगा। आवेदन किस न्यायालय में दिया जाएगा, इसका प्रावधान धारा 23 में किया गया है। इसका प्रावधान धारा 23 में किया गया है। 23 ऐसा आवेदन निम्न न्यायालय में दिया जाएगा। इसी लाइन में लिखिए, तो तीनों न्यायालय जानना है।
ऐसा आवेदन निम्न न्यायालय में दिया जाएगा। फर्स्ट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट। यदि ऐसी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय, फर्स्ट में लिखिएगा, यदि ऐसी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, यदि ऐसी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ है, तब आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। तब आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। सेकंड में लिखिए, यदि ऐसे न्यायालय यदि ऐसे न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, यदि ऐसे न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, किंतु एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, किंतु एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तब ऐसी दशा में आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा। तब ऐसी दशा में आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके तीसरा लिखे, यदि ऐसे न्यायालय भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, यदि ऐसे न्यायालय भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, तब आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा। तब आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है,
वह न्यायालय स्थित है जिसमें वाद लाया गया है, जिसमें वाद लाया गया है। अगली धारा लिखिए भाई आपका, लिखिए धारा 24। सेक्शन 24 लिखिए। उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय की उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय की अंतरण और प्रत्याहरण माने रिवोक करना, अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, अंतरण और प्रत्याहरण माने वापस लेना, रिवोक करना, अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति लिखिए, तब कोरिलेट किया जाए। इसमें पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, ये न्यायालय स्वप्रेरणा से या आवेदन पर स्वप्रेरणा से ये या आवेदन पर किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों का, किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण कर सकते हैं। पॉइंट अंडरलाइन जो करना इसमें, स्वप्रेरणा और आवेदन, सुमोटो से भी कर सकते हैं, स्वयं के ज्ञान, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है। स्वप्रेरणा से कि आवेदन पर की दोनों, तो दोनों मार कराना है। यहाँ जो आपका पूछा जाता है कि जिला जज क्या कर सकता है, तो भाई अपने ही जिले में एक जज से कहाँ दे सकता है, दूसरे, या कोई मामला कहाँ मंगा सकता है, अपने यहाँ। उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, तो अपने अधीनस्थ किसी एक जिले से दूसरे जिले में भेज सकता है, या अपने पास मंगा सकता है सिविल मामला। भाई दूसरे राज्य में भेजने का अधिकार हाई कोर्ट को नहीं है, कहिए तो लिखवा जाना है, तो नहीं तो ये सामान्य बात है कि दूसरे राज्य में केवल कौन भेज सकता है मामला, उच्चतम न्यायालय। उसको कहे तो लिखवा जाए, क्योंकि एक लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, उसको लिखिए एक लाइन भाई, नहीं तो फिर लिखिए उच्च न्यायालय, एक लाइन लिख लीजिए तब कोरिलेट किया जाए। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी एक न्यायालय से माने सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ किसी एक न्यायालय से अपने अधीनस्थ किसी दूसरे न्यायालय में, स्पष्ट लिखा जा रहा है, बाहरी राज्य नहीं, अपने अधीनस्थ किसी एक न्यायालय से अपने अधीनस्थ किसी दूसरे न्यायालय में वाद अंतरित कर सकता है। वाद इत्यादि लिखिएगा, अपील भी भाई है। वाद इत्यादि ट्रांसफर कर सकता है, अंतरित कर सकता है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, थोड़ा कोरिलेट करके भी लिखना है। लिखिए संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 228 यानी कि 228 के तहत उच्च न्यायालय मामलों का अंतरण कर सकता है। उच्च न्यायालय मामलों का अंतरण कर सकता है। अगला लिखिए, अभी पैराग्राफ सी क्रिमिनल लिखिए। उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण यानी कि क्रिमिनल मैटर, उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण माने एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजना, अंतरण सीआरपीसी की धारा 407 के तहत करता है। 407 407 सीआरपीसी की धारा 407 के तहत करता है। 407 जबकि इसी लाइन में लिखिए, जबकि सत्र न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण, जबकि सत्र न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण सीआरपीसी की धारा 408 के तहत करता है। 408 जबकि सत्र न्यायालय क्रिमिनल मैटर यानी कि आपराधिक मामलों का अंतरण सीआरपीसी की धारा 408 के तहत करता है। 408 तो दोनों आपका कवर हो गया। आपका सिविल मामलों का ट्रांसफर तो सीपीसी की धारा 24 और क्रिमिनल मामला पूछे तो हाई कोर्ट के लिए अलग सेक्शन है और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए अलग। अगला लिखिए धारा 25 सेक्शन 25 लिखिए वादों आदि का अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, ये भी पूछा जाता है। लिखिए सेक्शन 25 वादों आदि के अंतरण करने की, वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उच्चतम न्यायालय केवल आवेदन पर ही ऐसा कर सकता है, स्व प्रेरणा से नहीं। उच्चतम न्यायालय केवल आवेदन पर ही ऐसा कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उच्चतम न्यायालय वाद अपील या अन्य कार्यवाहियों को, वाद अपील ये भी क्वेश्चन आ चुका है जो लिखवाया जा रहा है। वाद अपील या अन्य कार्यवाहियों को एक राज्य के उच्च न्यायालय से एक राज्य के
उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है। इसी लाइन में भी लिखिएगा, तथा एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से, यही गलती होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में अंतरित कर सकता है। ये क्वेश्चन एमपी में पूछा गया, फिर एक बार हम समझाते हैं, लिख लीजिए। एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ से कहाँ, दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ में, सबऑर्डिनेट। यानी कि एक उदाहरण देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है। मैंने एक राज्य से कहा कि हाई कोर्ट को पावर नहीं है, किसको केवल पावर है। या मान लीजिए प्रयागराज के जिला न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, तो प्रयागराज के जिला न्यायालय से वह मुकदमा किसी अन्य राज्य के अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जैसे आपका सतना के न्यायालय में ट्रांसफर कर दे एमपी में, तो ये किसको पावर है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट केवल अपने राज्य में कर सकता है, प्रतापगढ़ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, ये सब बाहरी राज्य में भेजने का अधिकार केवल किसको है, सुप्रीम। दो कंडीशन फिर याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, तो एक उच्च न्यायालय से कहा, दूसरे उच्च न्यायालय, और एक उच्च न्यायालय के निचले न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के निचले न्यायालय में वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जो सिविल मैटर से संबंधित है, धारा 25 के तहत ट्रांसफर या अंतरण कर सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आवेदन पर कि स्वप्रेरणा से कि दोनों पर, तो दोनों पर नहीं, यहाँ केवल क्या मारना है, आवेदन पर। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि यदि आवेदन तुच्छ या तंग प्रकृति का था, तो सुप्रीम कोर्ट कितना आवेदनकर्ता पर प्रतिकर अधिरोपित कर सकता है। तो बताया गया था ना, कितना प्रतिकर, 2000। भाई रटवा गया था। इसको लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, बचा है 25 में एक लाइन। यदि उच्चतम न्यायालय की राय में यदि उच्चतम न्यायालय की राय में ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला हो, ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला हो, तब आवेदक पर, ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला हो, तब आवेदक पर अधिकतम 2000 रुपये तक का प्रतिकर लगा सकता है। कंपसेशन अधिकतम 2000 रुपये तक का प्रतिकर लगा सकता है। तो रेस्ट ले लिए, तभी संविधान चलेगा भाई। 15 मिनट बाद आपका संविधान चलेगा।
सीपीसी आपका यानी कि धारा 25 तक इधर आपका हो गया। कल भाई सीपीसी कल भी लिखवाया जाएगा, कॉपी लेकर मेंस के लिए आइएगा। ये प्री के लिए सब लिखवाया गया छांट छांट। मेंस के लिए कल कुछ क्वेश्चन खींचेंगे, देखते हैं परसों तक भी लिखवा देंगे अगर लोग रहेंगे तो। और जो नहीं रहेगा तो भाई फोटो स्टेट उनको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल अभी सीपीसी कल लिखवाया ही जाएगा। 26 से आपका होली बाद धारा 26 से फिर शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक अलग हो जाता है 26 से। भाई शेड्यूल बता दिया जाए आपका। जो शेड्यूल आपका कल तक क्लास चलेगा और फिर आपका 21 तारीख तक बंद रहेगा, अगले सोमवार तक। और 22 तारीख से होली बाद आपका क्लास शुरू होगा। ये जो शेड्यूल आपका बता दिया, कल तक क्लास रेगुलर चलेगा, उसके बाद आपका होली की छुट्टी हो जाए, क्योंकि एक दो दिन पहले भी लोग जाएंगे और उधर भी तत्काल नहीं आ पाएंगे। तो आपका इस बीच कुछ इंटरव्यू के लिए भी पढ़ाना है, बिहार वालों को भी परेशान है, तो उसको 4-5 दिन निकाल देगा आदमी, क्योंकि उनका भी क्लास रुका है 1 हफ्ते से। आदमी शाम को लेट हो जाता है, तभी कहाँ ट्यूशन चलेगा। कल सीपीसी लिखवा ही जाएगा, थोड़ा हो सकता है 2 पीरियड लिखवाया जाए सीपीसी।